गुड इवनिंग लल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम जो है पहला एक सब्जेक्ट जो बता देते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और देखो, कंसेप्ट वाइज ध्यान से कहानी की तरह सुनते रहिए। सिर्फ पढ़ने वालों के नहीं, समाज को जानने के लिए, देश दुनिया की बातें जानने के लिए, सभी के लिए ऐसा हमारे क्लासेस है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की जो क्रांति होती है, घटित होती है फ्रांस की, वो सन 1789 में घटित होती है। और 1789 से होते होते लगभग 1815 तक चलती है फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति होने का कारण है, पहले तो आदमी कोई पूछेगा कि कोई क्रांति होती है, उसका कारण तो होता होगा। तो वो आधारभूत कारण क्या थे? तो कुछ आधारभूत कारण होते हैं और कुछ क्या होते हैं, तात्कालिक कारण होते हैं। ठीक है, तो उस समय में आधारभूत कारण क्या थे? एक तो आंतरिक कारण थे, ठीक है, और दूसरा जो है बाह्य कारक थे। अब आंतरिक कारक में हम क्या क्या देखेंगे और बाह्य कारक में क्या क्या चीज़ देखेंगे। तो आंतरिक कारक में देखेंगे कि भौतिक परिस्थितियाँ। अब भौतिक परिस्थितियाँ में हमको ये चीज़ जानना है कि फ्रांस के लोगों की सामाजिक जीवन कैसी थी और राजनीतिक जीवन कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसी थी, इनके बारे में जानना है। और फ्रांस की जो राष्ट्रीय जीवन कैसा था उसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे दार्शनिकों की क्या विचार थी। अब कौन कौन से दार्शनिक होते हैं? एक मॉन्टेस्क्यू जी होते हैं, ठीक है, और दूसरा वॉल्टेयर जी होते हैं, तीसरा रूसो जी होते हैं, और फिजियोक्रेट्स और इनसाइक्लोपीडिस्ट। ठीक है, इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति होती कैसे है। तो पहले हमको जानना है कि देखो, फ्रांस की क्रांति में होने का कारण तो जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ठीक उसी प्रकार जो है फ्रांस में पादरी वर्ग होते थे, कुलीन वर्ग होते थे और मध्यम वर्ग होते थे, किसान होते थे। ठीक है, तो अब पादरी वर्ग को भी दो भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से? तो उच्च पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। और उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग में, और कुलीन वर्ग भी दो भागों में बटे थे, उच्च कुलीन वर्ग और निम्न कुलीन वर्ग में बटे हुए थे। ठीक है, अब आता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या होता है? जैसे कि आप सोचो, टीचर हो गया, हम लोग हो गए टीचर हो गए, तो ये मध्यम वर्ग में आते हैं। डॉक्टर होते हैं, किसान होते हैं, डॉक्टर हो गए, हाँ, जो पढ़े लिखे थोड़े व्यापारी हैं, ये सब क्या है, मध्यम वर्ग में आते हैं। लास्ट में तो किसान आते हैं बेचारे। तो इसके बारे में हमें देखना है। तो देखो, 3 स्टेट में बांटा गया था। एस्टेट प्रथम, एस्टेट द्वितीय, एस्टेट तृतीय। ठीक है, 3 स्टेट में बांटा गया था। तो एस्टेट प्रथम में तो उच्च पादरी वर्ग आते थे, और उसके बाद में और कुलीन वर्ग आते थे। एस्टेट द्वितीय में मध्यम वर्ग आते थे, और एस्टेट तृतीय में जो है किसान वर्ग आते थे। तो 3 वर्ग में बट गया था। अब क्या होता है कि जो फ्रांस की जनता है ना, उनमें क्या था, सबसे बड़ा तो देखो पहले राजा होता है। जो राजा कैसा होता था वहाँ का, फ्रांस का राजा कैसा था? निरंकुश राजा था, जिस पर कोई अंकुश नहीं था कि समाज के बारे में, जनता के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में क्या करना है। उसको कोई भी इच्छा शक्ति नहीं थी कि उसके विकास के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए कार्य करे। तो हमको क्या देखना है पहले कि जो पादरी वर्ग थे, ये सब तो संख्या में लगभग 1% थे। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग संख्या में लगभग कितने परसेंट थे? कुल मिलाकर के 2%, 1% मान लो। और उसके बाद में जो है कुलीन वर्ग मान लो 1%। कुल मिलाकर के ये सब 3% लोग थे। बाकी 97% लोग कौन थे? मध्यम वर्ग और किसान वर्ग से संबंधित थे। ठीक है,
अब आप सोचो कि 97% जो है छोटे बड़े किसान हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, बाकी जो उच्च पदों पे होते थे, हाँ, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, क्या प्राप्त था, विशेष अधिकार प्राप्त था, वो केवल 3% थे जो लोगों को जो है नाको चना चबा रखे थे। नाको चना चबा रखे थे, क्योंकि जो पादरी वर्ग होते थे, कुलीन वर्ग होते थे, उनका राजा से सीधे संबंध था। राजा से सीधे क्या था, संबंध था। अब राजा जो है उनकी ही बात मानता था। तो अब क्या होता था कि जब वहाँ पे फ्रांस में देखा गया कि बहुत आर्थिक संकट आ गई है। अब आर्थिक संकट आ गई तो क्या हुआ कि राजा क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स किसके प्रति बढ़ाएगा आप बताओ? टैक्स बढ़ाएगा जो मध्यम वर्ग हैं और जो किसान वर्ग हैं, 97% के ऊपर बढ़ाया। लेकिन सारे पैसे और सारे जो खुशियाँ जो मिलती थी वो किसको मिलती थी? तो पादरी वर्ग ले लो और कुलीन वर्ग को मिल जाती थी। तो मज़ा तो उन लोग लेते थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, लेकिन टैक्सेस किसको भरने पड़ते थे? जो छोटे छोटे किसान हैं, जो कामगार हैं, उनको टैक्स भरने होते थे। तो अब उन सब में आक्रोश छा गई। क्या छा गया? आक्रोश छा गया कि जो है एक क्रांति करने की एक आक्रोश छाती गई धीरे धीरे धीरे। और होता क्या है कि हमारे यहाँ जो जैसे कि बाहरी कारक में हम देखेंगे तो इंग्लैंड में देखेंगे और अमेरिका में देखेंगे। तो पहले हम इंग्लैंड में देखेंगे। इंग्लैंड में लगभग तुम सोचो कि 1215 के समय में देख लो, तो 1215 में जो हमारा भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था और इंग्लैंड में धीरे धीरे क्रांति फैल रही थी। अब सोचो इंग्लैंड में जो क्रांति होती है वह रक्तहीन क्रांति होती है, गौरवमयी क्रांति बोली जाती है। ठीक है, कैसी क्रांति होती है? रक्तहीन क्रांति होती है और गौरवमयी क्रांति बोली जाती है। तो लगभग 1200 से ही सब शुरू हो गया था वहाँ पे। तो लगभग जो है 1700 आते आते जो है उन लोगों ने वहाँ का संविधान बन गया और वहाँ का संसद बन गया। संसद अलग हो गया, राजा अलग हो गया। अब जो है संवैधानिक राजतंत्र हो गया। कैसा राजतंत्र हो गया? संवैधानिक राजतंत्र हो गया। तो अब वहाँ के एक थे जानकार थे, उनका नाम था, विद्वान थे जिनका था जॉन लॉक। क्या नाम था? जॉन लॉक था। जॉन लॉक का कहना था कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है। ठीक है, व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है कि उसे राजा जो है उसके नैसर्गिक अधिकार का सुरक्षा करे। यदि राजा व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार की सुरक्षा करने में असमर्थ रहता है तो क्या करेगा? क्या करना चाहिए? व्यक्ति के पास पूर्ण शक्ति होनी चाहिए राजा को जो है अपदस्थ करने की, राजा को बदलने की पूर्ण शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये जॉन लॉक का कहना था। किसका कहना था? जॉन लॉक का कहना था। अब आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए। कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, विधायिका अलग होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, हब सेपरेशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं। कार्यपालिका का मतलब होता है जैसे हमारे मोदी जी हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासक के रूप में, जैसे जो IAS बनता है, जो प्रशासक बनता है, वो कार्यपालिका के रूप में बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कार्यपालिका के रूप में बोला जाता है। तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी, मॉन्टेस्क्यू ने कहा। ठीक है, किसने कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा। अब आप देखो ये जो सारा जो सिस्टम बन रहा है धीरे 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 धीरे, और कैसे बन रहा है कि जो भी दार्शनिक लोग हैं, दार्शनिक लोग क्या करते हैं? वो समाज को अवगत करा रहे हैं। अब ये प्रक्रिया चल रही है, काफ़ी सालों से प्रक्रिया चलती आ रही है कि देखो राजा ऐसे गलत कर रहा है, वैसे गलत कर रहा है। तो लोगों के मन में एक जो राजा के प्रति एक
भेदभाव भर दिया जाता है क्रांति करने की। क्रांति तुरंत नहीं होती है, क्रांति तुरंत नहीं होती है। तो देखो वॉल्टेयर जी हैं, तो वॉल्टेयर का जो आलोचना करते थे वो चर्च की आलोचना करते थे। इनका केंद्र बिंदु चर्च की आलोचना करना था। उनका कहना है कि जो चर्च लोग होते हैं वह जो है शत्रु हैं। क्या है, हमारे विचारों के शत्रु कौन है? चर्च। कौन कह रहा है? वॉल्टेयर जी कह रहे हैं। अब आगे हम वॉल्टेयर के बाद में रूसो के बारे में चलेंगे। तो रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। मनुष्य क्या होता है? स्वतंत्र पैदा होकर भी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होकर के भी सर्वत्र जंजीरों में क्या हुआ है? पकड़ा गया है। किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। अब फिजियोक्रेट्स नाम का एक शब्द है। तो अब फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था थी ना, उसके विश्लेषण की बात करता है। फिजियोक्रेट्स जो है फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके विश्लेषण की बात करता है। तो अब हमको ये देखना होगा कि जो अब बाहरी कारक में, जो जैसे फ्रांस की क्रांति हो रही थी उसके बाहरी कारक में क्या प्रभाव पड़े। तो देखो आदमी देखा देखी रंग बदलता है। हाँ, तो देखा कि जो है इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने कैसे कैसे अपना जो है शासन को धीरे धीरे जो है निरंकुश शासन को प्रबुद्ध शासन में बदल दिया। हाँ, तो वैसे ही जो है पूरे यूरोप में ऐसे शासन चल रहा था, सब निरंकुश शासन चल रहे थे। ऐसे ही मीटिंग बैठती थी, राजा बैठता था निरंकुश शासन के लिए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रबुद्ध में बदलने की बात आई। तो अमेरिका सन 1776 में आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब किससे स्वतंत्र हुआ? तो उपनिवेश कौन था अमेरिका का? तो किसका उपनिवेश था अमेरिका? तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, ब्रिटेन उस पर रहता था। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन जब मतलब कि उपनिवेश था, औपनिवेशिक का मतलब उपनिवेश का मतलब कि उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो उसके बीच में होता क्या है कि देखो फ्रांस जो है, जो फ्रांस के जो क्या बोलते हैं सेना लोग, वो सब जो है कहाँ पे मिलते हैं? अमेरिका से मिल जाते हैं। और अमेरिका से मिल जाते हैं और संघर्ष करते हैं। अमेरिका की क्रांति करी जाती है। जब संघर्ष करेंगे, क्रांति करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका तो स्वतंत्र हो जाएगा। अब ब्रिटेन जाता है हार। जब ब्रिटेन बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति थी तो ब्रिटेन हार गया। अब क्या हुआ? अब जो वहाँ के जो भी फ्रांस के जो सेनापति थे, सेना थे, हाँ, इन्होंने एक प्रेरणा लिया कि जैसे हम वहाँ पे जो है स्वतंत्र करा सकते हैं, तो वैसे हम क्रांति करके अपना फ्रांस को भी स्वतंत्र करा सकते हैं। फ्रांस की भी स्वतंत्रता घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि जो बाह्य कारक जो है इंग्लैंड का और अमेरिका का जो बाह्य कारक मिल करके जो है फ्रांस की क्रांति होती है।